हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कई दिनों से हम आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। हमने जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हिस्ट्री की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसकी क्लासेस शुरू की हैं। उसमें आज तीसरी क्लासेज है। इसे पुनर्जागरण कराया था, अमेरिका की क्रांति करा दी, आज फ्रांस की राज्य क्रांति को कवर करने वाले हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर सभी को कंप्लीट कर दिया गया है। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा साथ साथ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति। तो क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ दिनों बाद हम आपके लिए रेगुलरिटी क्लासेस चालू रखेंगे। कार्यों की व्यस्तता के कारण हम आपके लिए कोई भी क्लास नहीं दे पाए थे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस की राज्य क्रांति की बात करें तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां यानी लुई 16वें के शासनकाल में ये फ्रांस की राज्य क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 1789 में हुई थी। ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूछा जाता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। किस शासक के समय हुई थी, तो लुई 16वें के शासक के समय हुई थी। आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। इस समय फ्रांस में की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, सामंती व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था थी फ्रांस में, सामंती व्यवस्था थी उस समय जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। बास्तील का पतन, इसको कहते हैं बास्तील का पतन है। बास्तील दुर्ग था, उसका पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। बास्तील के पतन के नाम से इसको जाना जाता है। 14 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसीलिए आपको ये डेट इंपॉर्टेंट रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि बास्तील का पतन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह, यानी बास्तील का कारागृह था, दुर्ग था, के फाटक को तोड़ करके बंदियों को मुक्त कर दिया था। यानी वहाँ पर जो बंदी हुए थे, तो क्रांतिकारियों ने उन सभी बंदियों को रिहा कर दिया था 14 जुलाई 1789। तो बास्तील का पतन कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ये आपको डेट ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है। अच्छा, तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। यानी फ्रांस का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय बास्तील का जो कारागार था उस पर आक्रमण कर दिया था क्रांतिकारियों ने। वहाँ से बदली जो व्यक्ति थे उनको सभी को छुड़ा दिया था। तो बास्तील का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी भारत में जो भारत की प्रस्तावना है उसमें इन तीनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो भारत ने कहाँ से ग्रहण की है, वो फ्रांस की राज्य क्रांति से ही ग्रहण की थी। ध्यान रखना, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किस क्रांति से संबंधित था ये नारा, फ्रांस की राज्य क्रांति से। नेक्स्ट देखिए, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ये कथन किसका है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। तो ये कहा था लुई 14वें ने। किसने कहा था, लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। ये पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में पूछा जा चुका है कि मैं ही राज्य हूँ। ये कथन किसका है, लुई 14वें का, 16वें का, 15वें का, 13वें का। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लुई 14वें का। और प्रांत की जो क्रांति हुई थी वो 16वें के काल में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए, फ्रांस में राजा था, उसकी निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने की एक संस्था की स्थापना की थी फ्रांस में। उसका नाम था पार्लमा। क्या नाम था, पार्लमा था, ध्यान रखना। जिसकी सदस्य संख्या 17 थी। यानी कितने सदस्य थे उसमें, 17 सदस्य थे। जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। यानी एक तरह से वो क्या थी, पार्लमा न्यायालय थी, उच्च न्यायालय होता था, उसी प्रकार का था, संस्था थी। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। यानी जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, कुलीन व्यक्ति थे, उन्हीं के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता था। ये पद वंश क्रमानुगत हो गए, ये वंश क्रमण से वंशानुगत हो गए थे जो न्यायाधीश के पद थे पार्लमा में। तो ये पार्लमा नामक संस्था थी। उस समय राजा पर अंकुश रखने के लिए और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी फ्रांस में, उसको कहते थे पार्लमा।
वर्साय के शीश महल, वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। यानी वर्साय में जो शीश महल स्थित था उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो लुई 14वें के द्वारा करवाया गया था। ये यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पार्लियामा नामक संस्था जो एक न्यायपालिका थी उस समय फ्रांस में, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उस संस्था को क्या कहते थे, न्यायपालिका को फ्रांस में पार्लियामा कहा जाता था, जो राजा पर निरंकुश था और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। ये पूछा गया है, पार्लियामा नामक संस्था को ध्यान रखना है आपको। वर्साय को फ्रांस की राजधानी, यानी वर्साय था उसको फ्रांस की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो लुई 14वें के शासनकाल में उसको बनाया गया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, यानी शासक बना था लुई 16वां 1774 में। लुई 16वें की पत्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका नाम पूछा भी जाता है, मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा दी गई थी। लुई 16वें ने देशद्रोह किया था, उसके बाद में उसको कौन सी सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। टेले एक प्रकार का भूमिकार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टेले क्या था, और उवर तिथि एक प्रकार का धार्मिक कार्य, दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। ये भूमिकार टेले और तिथि उवर तिथि धार्मिक कर थे, जिसे चर्च को देना पड़ता था। इसको दिए जाते थे, ये कर चर्च को प्रदान किए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेले और तिथे क्या थे, दोनों को ध्यान रखना है आपको। फ्रांस की क्रांति में, यानी ये दोनों ही किससे संबंधित थे, ये भी ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित थे, करते। टेले भूमिकार और तिथे धार्मिकार। फ्रांसीसी क्रांति में 3 व्यक्तियों का प्रमुख स्थान माना जाता है, जिनमें वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो का सर्वाधिक योगदान रहा था। वाल्टेयर का चर्च का विरोधी था, यानी वो चर्च का विरोध करने वाला था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थन या जनक किसे माना जाता है, तो वो रूसो को माना जाता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, ये कथन था वाल्टेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था, तो ये वाल्टेयर ने कहा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम पुस्तक किसकी रचना है, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना, किसकी रचना है, रूसो मोस्ट है ये। और लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये किसकी रचना है, तो ये वाल्टेयर की रचना है, दोनों को ध्यान रखना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर ने लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी थी। सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखित पुस्तक है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की, जिसमें सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग रखने के विषय में तथा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया था। ये मोस्ट है, ध्यान रखना कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था, स्वतंत्रता बंधुत्व की क्रांति के नारे थे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तीनों ही नारों का संबंध किससे था, फ्रांस की क्रांति से। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारा प्रयास इसी प्रकार आपके लिए बना रहेगा, ताकि जब आप जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, उतना ही हमें मज़ा आएगा आपके लिए वीडियो अपलोड करने में। हम आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा रुक नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर संपूर्ण जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर है उसको यहाँ पर संपूर्ण कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर को भी यहाँ पर आपके लिए कवर कराया जाएगा। अदरस्तुत क्लासेज हमारी चालू की जाएगी 5-7 दिन के बाद। हम रेगुलरली आपके लिए क्लासेज देना प्रारंभ कर देंगे प्रत्येक की। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट यानी 3 स्टेट, इनको आपको ध्यान रखना है, 3 स्टेटस की श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेटस जिसमें कौन आते थे, पादरी वर्ग शामिल था। कौन सा वर्ग था, पादरी, जो चर्च के पादरी होते थे। द्वितीय स्टेट में अभिजात वर्ग शामिल था, यानी उच्च वर्ग है। और तीसरा स्टेट जिसमें देश की 90% जनसंख्या शामिल थी। तो फ्रांस 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, पादरी, अभिजात वर्ग और देश की सामान्य जनता या सामान्य नागरिक। उन सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे, यानी तीसरा स्टेटस को सभी प्रकार के करों का सामना करना पड़ता था। इस वर्ग में तीसरे में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, मजदूर,
इन सभी को तीसरे स्टेटस में रखा गया था। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का जो नाम था वो लिब्रे था। क्या था? लिब्रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत, यानी जो संस्था थी स्टेटस जनरल, उसके अधिवेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 5 मई 1789 को हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको मोस्ट कर लेना है। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 को पहली बैठक हुई थी। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को माना जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। ब्रिटेन जो सैनिक अकादमी थी वहाँ पर नेपोलियन ने शिक्षा प्राप्त की। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपके लिए। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1799 में डायरेक्टरी का जो शासन है वो समाप्त कर दिया गया था। नेपोलियन ने 1799 में प्रथम कौंसिल बना। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसिल बना था। 1802 में जीवन भर के लिए उसको कौंसिल बना दिया गया था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक फ्रांस के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहने वाले कौन थे? नेपोलियन थे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। साथ ही साथ में पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। नेपोलियन की पत्नी ने जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। ट्राफाल्गर का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, पूछा जाता है। ट्राफाल्गर का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच लड़ा गया था। ये आपको डेट ध्यान रखनी है, 21 अक्टूबर 1805 को ट्राफाल्गर का युद्ध हुआ था। 21 अक्टूबर 1805 इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपोलियन कोड के नाम से किसको जाना जाता है? कानूनों का संग्रह एक तैयार करवाया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों में 1813 में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, लिपजिंग नामक स्थान पर नेपोलियन को पराजित किया था। उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु एल्बा से भागकर वह अपने फ्रांस का सम्राट बन गया था। नेक्स्ट है, अंततः मिस्र राष्ट्रीय सेनानी नेपोलियन को 28 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। वाटरलू का युद्ध हुआ था 28 जून 1815 ईस्वी को। पूछा जाता है कि वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? 28 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन की सेना के बीच। नेपोलियन को युद्ध में पराजित कर उसको बंदी बना लिया था मित्र राष्ट्रों की सेना ने। उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया। यहाँ 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिट्स कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम था लिटल कॉर्पोरल। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना था। नेपोलियन के पतन का कारण क्या रहा था? रूस पर आक्रमण। ध्यान रखना यहाँ पर वाटरलू का युद्ध पूछा जाता है। 18 जून 1815 ईस्वी को लड़ा गया था, ये आपको डेट याद रखनी है। मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के मध्य, मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।